आप देख रहे हैं बिग ब्रेकिंग। मैं हूं श्रुति श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए बताते चले कि राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। 72 आईएएस और 121 आरएएस के ट्रांसफर कर दिए गए हैं। 3 आईएएस को अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। 32 जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं। जिला स्तर पर एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया। कार्मिक विभाग ने जारी किए हैं ये आदेश। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। नाम भी आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। अजय सिंह राठौर, जिनको नियुक्ति अब दी गई है कलेक्टर झालावाड़, इनको बनाया गया है। वहीं गौरव अग्रवाल को नियुक्त कलेक्टर जोधपुर बनाया गया है। 72 आईएएस अफसरों में तबादले किए गए हैं, ताकि जो प्रशासनिक फेरबदल इसलिए किया गया है क्योंकि अगर एक अधिकारी कई साल मतलब एक ही डिपार्टमेंट को संभालता है तो पहली बात तो आसपास के जो लोग होते हैं उससे प्रचलित हो जाते हैं, काम उतने सही ढंग से नहीं हो पाते हैं। इस वजह से प्रशासनिक फेरबदल किया जाता है, जिस वजह से काम सुचारू रूप से संचालित किया जा सके, एक दूसरे से फिलहाल कोई कनेक्शन ना रहे या फिर रिलेशन, एक जो संबंध होता है वो बिल्डअप ना रहे, कि जिस वजह से संबंधों में चलते लोग काम को उतनी तवज्जो नहीं देते अधिकारी। तो इसलिए प्रशासनिक फेरबदल एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया। ऐसा नहीं कि 1 या 2 आईएएस का ट्रांसफर किया गया है। 32 जिलों में ये कलेक्टर बदले गए हैं। वो नए 9 जिले भी शामिल किए गए हैं जो नए बनाए गए हैं। बाल मुकुंद जैसे असवा को उनको बनाया गया है। तो अलग अलग नाम भी आपको बता रहे हैं। जब से भजनलाल सरकार आई है तब से ज्यादा एक्टिव मोड में नजर आ रहा है, क्योंकि कहा जाता है शासन को चलाने के लिए प्रशासन सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाता है। अगर प्रशासन मजबूत है तो शासन अपने आप मजबूत काम करता है। इसीलिए प्रशासन पर ज्यादा फोकस है भजनलाल शर्मा का और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का, क्योंकि जब वो शपथ भी लिए थे तब भी हमने देखा कि उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उसके दूसरे दिन उन्होंने अधिकारियों के साथ, बड़े अधिकारियों के साथ 1.5 से 2 घंटे उनकी मीटिंग चली थी। तो अधिकारियों पर सीधा फोकस है, क्योंकि जितने मजबूत अधिकारी उतना मजबूत राज्य। इसीलिए राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। रवि कुमार को लगाया गया उपखंड अधिकारी भरतपुर से, निवृत्त सोमनाथ को लगाया गया उपखंड अधिकारी जो कि भिलवाड़ा से हैं। निवृत्त प्रतीक चंद्रशेखर को लगाया उपखंड अधिकारी अलवर का। 6 एपीओ और 6 आईएएस अफसरों को भी जिम्मेदारी को ट्रांसफर मिला है। 3 आईएएस को अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। आशीष मोदी निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर, इनको बनाया गया है। 72 आईएएस और 121 आरएएस के ट्रांसफर किए गए हैं। प्रदेश में राजस्थान में जिला स्तर पर एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। और एक बहुत महत्वपूर्ण अब देखना यह है कि जो इतने बदलाव किए गए हैं एक रैम्पेंट स्टेज पे, यानी कि एक बड़े स्तर पर उसका इफेक्ट, उसका प्रभाव होता क्या है। और अगर बात कर लें डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस की, तो उसका आज दूसरा दिन है। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह आज कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे। साइबर अपराध, डेटा गवर्नेंस पर चर्चा होगी। आतंकवाद विरोधी चुनौतियों पर चर्चा की जाएगी। बता दें कि 5 तारीख से ही 3 दिवसीय कार्यक्रम डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस का, जो कि राजस्थान में पहली बार ये कार्यक्रम किया जा रहा है। 3 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं। आज दूसरा दिन है डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस का, जिसमें पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे। आतंकवाद विरोध पर, चुनौतियों पर इस पर चर्चा होगी, क्योंकि आतंकवाद को लेकर जहां पर हम शांति की अपील करते हैं ग्लोबल लेवल पर, तो आतंकवाद का खात्मा कैसे किया जाए उस पर चुनौती पे नहीं, सुरक्षा व्यवस्था पर, ओवरऑल सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा की जाएगी। चाहे वो फिर अपराध से रिलेटेड हो, चाहे वो डाटा गवर्नेंस से रिलेटेड हो, चाहे वो आतंकवाद से रिलेटेड हो, चाहे वो देश के अंदर हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे बात हो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर एनएसए अजीत डोभाल भी और 28 राज्यों के सभी जो अधिकारी हैं, आईजी हैं, डीजीपी हैं, वो सब भी इस जो कॉन्फ्रेंस है, यानी कि जो आयोजन किया जा रहा है 3 दिन का, उसमें शिरकत करने वाले हैं। लेकिन आज अभी थोड़ी देर में वो तस्वीरें आप तक न्यूज़ 18 राजस्थान पहुंचाएगा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंचेंगे। तो साइबर अपराध की बात कर रहे हैं या खालिस्तानी मूवमेंट की बात कर रहे हैं, जिस तरह देश में बढ़ा और खालिस्तानियों का एक अलग डिमांड है कि उनको अलग एक सेपरेट राज्य चाहिए, उस पर भी चर्चा की गई। 3 जो नए कानून बनाए गए हैं उसको लेकर भी इसमें चर्चा की जाएगी। कॉन्फिडेंशियल माना जा रहा है काफ़ी, ये जो डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस होता है वो कॉन्फिडेंशियल होता है। और क्योंकि राजस्थान में पहली बार किया जा रहा है, इसलिए राजस्थान को सुरक्षा व्यवस्था से भी चाक चौबंद किया गया है।
और अगर बात हम दिल्ली में कड़ाके की सर्दी की कर ले तो लगातार कड़ाके की सर्दी का दौर दिल्ली में जारी है। पूरे उत्तर भारत में शीतलहर ने ठिठुरन बढ़ा दी है और घने कोहरे की वजह से जनजीवन भी अब प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी खबर यह है, जहां वाहन चालकों को कोहरे से खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, वहीं मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। यानी आने वाले दिनों में हल्की बारिश के आसार भी नजर हो जाते हैं। हालांकि बोला तो यही जाता है कि 14 जनवरी के बाद से थोड़ी ठंडी कम हो जाती है, लेकिन ड्यू टू दी ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट इस वजह से अब सर्दी का जो महीना है वो भी शिफ्ट हो गया है। पहले दिसंबर में सर्दी पड़ती थी, लेकिन जिस तरह से ओजोन लेयर या फिर ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट है उसका जो असर है, अब सीधे सीधे सर्दी में भी ज्यादा बढ़ोतरी होती दिखाई पड़ रही है। दिल्ली की हम बात करें इस वक्त की, जहां पर हल्की बारिश के आसार भी नजर आए हैं और येलो अलर्ट भी जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। राजधानी दिल्ली में ठंड, कोहरे और प्रदूषण का डेडली कॉकटेल का सितम जारी है। लगातार जो लोग हैं वो ठंड से परेशान हैं और जो घना कोहरा है वो भी लगातार बना हुआ है। एक बार मैं आपको विजुअल्स के माध्यम से दिखाना चाहूंगी। हालांकि पहले से थोड़ी कमी आई है और जो विजिबिलिटी है वो भी थोड़ी ठीक हुई है, लेकिन अभी मौसम विभाग का कहना है कि कुछ दिन तक इसी तरीके से विजिबिलिटी बनी रहेगी। जो घना कोहरा है वो छाया रहेगा और अगर हम तापमान की बात करें तो ठंड और ज्यादा बढ़ेगी। दिल्ली में आज और कल जो है वो येलो अलर्ट जारी किया गया है। पूरे उत्तर भारत में जो इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में साफ तौर पर जो है वो येलो अलर्ट जारी किया गया है और ये संभावना जताई गई है कि 2-3 दिन में जो है हल्की बूंदाबांदी होगी और उसके बाद तेज बारिश होगी, जिसके चलते जो तापमान है वो और ज्यादा जो है वो बढ़ जाएगा, ठंड बढ़ जाएगी और लोगों को दिक्कतें होंगी। वहीं अगर हम इन तीनों डेडली कॉम्बिनेशंस की बात करें तो इससे लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। वहीं कोविड के केसेस भी लगातार आ रहे हैं, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के केसेस लगातार आ रहे हैं, ब्रेन स्ट्रोक की बात करें तो उसका खतरा भी बढ़ गया है। तो ऐसे में लोगों को जो है वो सलाह भी दी गई है कि मॉर्निंग वॉक के लिए ना निकले। और वहीं अगर हम रोड्स की भी बात करें तो देखने को मिल रहा है कि विजिबिलिटी के चलते जो है बहुत कम कार जो है वो देखने को मिल रही हैं। लोग भी अपने घरों से कम निकल रहे हैं क्योंकि इस वक्त जो है वो ये देखने को मिल रहा है। देखिए, आप देख सकते हैं ये जो रोड्स है ये यूजुअली सुबह सुबह यहाँ पर देखा जाता था, बहुत सारी कार्स देखने को मिलती थी, लेकिन अभी लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं क्योंकि इस वक्त 3 डेडली कॉम्बिनेशंस जो हैं उनका सामना करना पड़ रहा है, जिससे ये जो मौसम है वो लोगों को बीमार कर रहा है। तो लोग भी जो है वो पूरी तरीके से एहतियात रख रहे हैं। वहीं अगर हम न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान की बात करें तो आज ही माना जा रहा है कि दिल्ली जो है वो कोल्ड डे घोषित हो सकता है। जो न्यूनतम तापमान है वो 9 डिग्री तक रहेगा, अधिकतम तापमान जो है वो 15 डिग्री तक रहेगा। तो अभी 2-3 दिन तक इसी तरीके से जो मौसम की मार है वो लोगों को झेलनी पड़ेगी। कैमरामैन प्रहलाद के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। सर्दी का सितम जारी है। ठंड और घने कोहरे के कारण लोग कांपने पर मजबूर हैं। ठंड इतनी ज्यादा पड़ रही है कि लोगों को आग का सहारा लेना पड़ रहा है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों तक सर्दी का सितम यूं ही जारी रहेगा। आप 4 शहरों की तस्वीरें देख रहे हैं जहां भीषण ठंड का दौर जारी है। वो 4 शहरों की तस्वीरें हैं, जयपुर की, दिल्ली की, मेरठ की और कानपुर की। पहली तस्वीर कानपुर की, जहां विजिबिलिटी बहुत कम है। फॉग की एक चादर यानी कि ओस की एक चादर छाई हुई है, यानी कि तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। दिल्ली में भी फॉग उसी तरह है, रात का समय है और हाईवे की तस्वीरें आपको दिख रही हैं जहां पर लाइट जलने के बाद भी विजिबिलिटी काफी कम है क्योंकि दिल्ली में ठंड ज्यादा है। मेरठ में भी वही हाल है, ठंड, तापमान गिरावट है और ठंड का सितम जारी है। और कानपुर में भी अब लोग बचने के लिए इस ठंड के सितम में आग का सहारा तो लेंगे ही। और श्रीगंगानगर की बात कर ले तो वहां पर ठंड कंपकपाती ठंड का दौर जारी है, हार कंपकपाती ठंड का दौर जारी है, जहां एक और मौसम विभाग ने जिले में घने कोहरे और कोल्ड डे का अलर्ट जारी कर दिया है, तो वहीं कल से प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना भी जताई जा रही है, जिससे 8 और 9 जनवरी को तापमान काबू में आने के साथ हल्की बारिश भी हो सकती है। वहीं नए साल एक पहले हफ्ते में जिले में ठंड और कोहरे का आगोश रहा है। कोहरे के चलते कई ट्रेनें घंटों लेट चल रही हैं। इस दौरान मौसम के मिजाज का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। सरहदी जिले श्री गंगानगर में नए साल की शुरुआत काफी तेज ठंड के साथ हुई है और
नए साल का पहला सप्ताह भी इस हाड़ कपकपाती ठंड के बीच ही गुजरने जा रहा है। आज 6 जनवरी है और मौसम विभाग ने श्री गंगानगर जिले में घने कोहरे के साथ साथ वेरी कोल्ड डे का येलो अलर्ट जारी किया है, जिसका असर देखा भी जा रहा है। अभी इस समय हम श्री गंगानगर के रेलवे जंक्शन पे मौजूद है। हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाएं तो आप ये देखिए, इस समय श्री गंगानगर जिला मुख्यालय पर हल्का कोहरा देखा जा सकता है। हालांकि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा और हम शहर से बाहर निकलेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ बढ़ेंगे, तो ये कोहरा काफी बढ़ जाता है और काफी घना भी हो जाता है। तो वहीं रेल मार्ग भी इस समय घने कोहरे की चपेट में आने की वजह से रेलों का संचालन प्रभावित हो चुका है। दिल्ली से चलकर बीकानेर जाने वाली ट्रेन वाया गंगानगर जाने वाली, वो भी करीब 1.25 घंटे की देरी से चल रही है। तो वहीं कोटा से श्री गंगानगर आने वाली कोटा श्री गंगानगर सुपरफास्ट भी तकरीबन 1.5 घंटे की देरी से चल रही है। तो वहीं श्री गंगानगर से अंबाला के लिए संचालित होने वाली ट्रेन को रेलवे विभाग के द्वारा 1 दिसंबर से ही रद्द कर दिया गया है। तो ऐसे में न केवल सड़क यातायात बल्कि रेल मार्ग भी इस समय काफी प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग ने कल से श्री गंगानगर सहित प्रदेश भर में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना जताई है। हालांकि श्री गंगानगर में इस पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता का असर 8 और 9 जनवरी को ही देखा जाएगा, यानी कि अगले 2 दिनों तक श्री गंगानगर सहित बीकानेर संभाग में इस हाड़ कपकपाने वाली ठंड का दौर लगातार जारी रहेगा। दिन के टेम्परेचर की बात करें तो बमुश्किल 12 डिग्री के आसपास श्री गंगानगर का तापमान दर्ज किया जा रहा है। तो वही रात का तापमान भी तकरीबन 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। तापमान में गिरावट और घना कोहरा ये खेतों में खड़ी रबी की फसलों के लिए खासा फायदेमंद होता है। न केवल गेहूं, चना, सरसों के लिए बल्कि श्री गंगानगर के किन्नू और गाजर की मिठास बढ़ाने में भी ये मदद होता है। तो वहीं मौसम विभाग ने जिस तरह से पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता की संभावना और इस बीच में दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और काला राणा गैंग पर पुलिस का एक्शन। शार्प शूटर प्रदीप सिंह को किया गया है गिरफ्तार। प्रदीप सिंह के पास से हथियार और कई कारतूस भी बरामद किए गए हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने गिरफ्तार किया है। तो लॉरेंस बिश्नोई और काला राणा के गैंग पर एक पुलिस का बहुत बड़ा एक्शन। प्रदीप सिंह के पास से हथियार और कई कारतूस बरामद किए गए हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। शार्प शूटर है प्रदीप सिंह, जिसको गिरफ्तार किया गया है और इसका डायरेक्ट कनेक्शन गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और राणा गैंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। तो दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम ने गिरफ्तार किया। यही वो शख्स है प्रदीप सिंह, जिसको पुलिस पकड़ कर ले जा रही है। काली टी शर्ट में जो आपको शख्स नजर आ रहा है पकड़ते हुए। तो प्रदीप सिंह के और इस खबर पर हमारे संवाददाता शंकर आनंद जुड़े हुए हैं। शंकर, बहुत बड़ी कार्रवाई पुलिस की, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और काला राणा गैंग के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। निश्चित तौर पे देखिए, जिस तरह से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और काला राणा के गैंग का बेहद शार्प शूटर बदमाश प्रदीप सिंह को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर लिया है। प्रदीप सिंह की अगर बात करें तो प्रदीप सिंह जो है वो पिछले काफी समय से इस गैंग के साथ जुड़ा हुआ था और लॉरेंस और काला राणा गैंग के से जुड़ने के बाद ये लोगों को धमकी देना, जान से मारने के लिए फायरिंग करना और अवैध तौर पर वसूली करना, ये उसका प्रमुख काम रहा है। इसके साथ ही जो आर्म्स के जो तस्कर हैं उसके साथ में भी इसका बेहद करीबी संबंध रहा है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए पिछले काफी समय से प्रदीप सिंह को तलाशा जा रहा था और आज देर रात में जो है, आज सुबह में कहा जा सकता है कि दिल्ली के रोहिणी इलाके से इसे आखिरकार एक गिरफ्तार किया गया है और इसके पास से कई हथियार और जिंदा कारतूस जो है वो भी बरामद किया गया है। जिसके पास से काफी सोफिस्टिकेटेड जो एक आधुनिक पिस्टल है वो बरामद किया गया है और कहा जा सकता है कि इस पूरे इस गैंगस्टर का जो और इस शूटर का जो संबंध रहा है वो राजस्थान, राजधानी दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा तक इसका जो है एक वर्चस्व रहा है और उस इलाके में जिस तरह से कई छोटे मोटे गैंगस्टर के साथ में और उसके गुर्गों के साथ मिलकर के ये अपने आपराधिक मामलों को अंजाम देता रहा है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि आज इसे कोर्ट में भी पेश किया जाएगा और उसके बाद आगे की रिमांड स्पेशल से लेकर के इस मामले में विस्तार से पूछताछ करेगी कि किस तरह से इसका संबंध
लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ रहा, और इसके साथ ही जो राजस्थान का वो इलाका जो पंजाब से सटता है, उस इलाके में किस तरह से तमाम आपराधिक मामलों को अंजाम देता था, उस इलाके में कौन कौन से और गैंगस्टर हैं जिसके संपर्क में रहा है, तो इन तमाम मामलों पर विस्तार से पूछताछ की जाएगी। शंकर, पुलिस ने इसको कहां से गिरफ्तार किया और बेहद कम एज का ये शख्स प्रदीप नजर आ रहा है, क्या पुलिस के पास सूत्र थे, पहुंची कैसे पुलिस इसके पास? देखिए, इसे दिल्ली के ही रोहिणी इलाके से पकड़ा गया है, और दिल्ली के रोहिणी इलाके में किस तरह से आया था, वहां पर ये जानकारी मिल रही है कि वहां पर किसी से इसको मुलाकात करना था, और उसके बाद एक बड़े आपराधिक मामले को अंजाम देने की जो एक तैयारी है वो की गई थी। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि इन मामलों में काफी विस्तार से तफ्तीश की जा रही है, और तफ्तीश करने के बाद इस मामले में कुछ और बड़े खुलासे भी किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद। शंकर, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और काला राणा से जुड़ा उसका एक शार्प शूटर प्रदीप, जिसको दिल्ली की स्पेशल सेल ने आखिरकार गिरफ्तार करके एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो अयोध्या पर्व में आज आपको बताएंगे कि रामलला का इंतजार और अयोध्या तैयार में जहां प्राण प्रतिष्ठा की भव्य तैयारी चल रही है, तो वहीं राम मंदिर के सचिव चंपत राय ने बड़ी जानकारी दी है। रामलला की मूर्ति का चयन हो गया है। 5 साल के बच्चे के तौर पर यह मूर्ति श्यामल रंग के पत्थर की है, यानी कि 16 जनवरी से प्राण प्रतिष्ठा की पूजा विधि शुरू होगी और 18 जनवरी को गर्भगृह में इसे स्थापित कर दिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक मूर्तिकार अरुण योगीराज की ये मूर्ति फाइनल हुई है। रिपोर्ट देखिए। जनवरी को लेकर अयोध्या में तैयारी जोरों पर है। ऐसे में हर जगह रामलला की नई मूर्ति को लेकर चर्चा है कि वो कैसी होगी, कैसी दिखेगी, किस रंग की होगी। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने अयोध्या में रामलला की मूर्ति की विशेषताएं बताई। चंपत राय ने बताया कि चयन की गई मूर्ति श्यामल रंग के पत्थर की है। ये मूर्ति 5 साल के बालक के रूप में है। मूर्ति के चेहरे की कोमलता, मुस्कान कैसी होगी, इसका विशेष ध्यान रखा गया है। 3 मूर्तिकारों ने 3 अलग अलग मूर्ति बनाई है। उनमें से एक मूर्ति को स्वीकार कर लिया गया है। चंपत राय ने कहा कि बाकी 2 मूर्ति भी ट्रस्ट के पास ही रहेगी। सभी कलाकार का सम्मान होगा। मूर्ति की विशेषता की बात करें तो पैर की उंगली से लेकर ललाट तक ये 51 इंच ऊंची है। इसके ऊपर मस्तक पर मुकुट और आभा मंडल है। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की पूजा विधि 16 जनवरी से शुरू हो जाएगी। मूर्ति को गर्भगृह में अपने आसन पर 18 जनवरी की दोपहर में स्थापित कर दिया जाएगा। मूर्ति के लिए पत्थर का खास तौर पर ख्याल रखा गया है ताकि अगर जल या दूध से स्नान करवाया जाए तो उस पर कोई प्रभाव न पड़े। मूर्ति की ऊंचाई इस तरह रखी गई है, जब रामनवमी के दिन दोपहर 12 बजे सूर्य की किरणें मंदिर में पहुँचे तो वो रामलला के ललाट पर पड़े। दूध से स्नान हो तो पत्थर का कोई प्रभाव दूध और पानी पर नहीं पड़ना चाहिए। अगर उस जल का आचमन कर ले तो उसका शरीर पर कोई दुष्परिणाम ना हो जाए, इसका विचार किया गया है। ऊंचाई का निर्णय करते समय यह विचार हुआ कि प्रत्येक वर्ष रामनवमी के दिन दोपहर को 12 बजे जब सूर्य भगवान चमक रहे हों तो उनकी किरण, भगवान का जन्म दोपहर को 12 बजे होता है रामनवमी के दिन, चैत्र शुक्ल नवमी, भगवान के ललाट पर सूर्य भगवान की किरण आकर पड़े। इस वैज्ञानिक कार्य को भारतवर्ष के अंतरिक्ष विज्ञानियों ने संपन्न किया है। ऐसा हो, इस आधार पर ऊंचाई का निर्धारण किया गया। 22 जनवरी के लिए हर राज्य से कुछ न कुछ सामग्री अयोध्या पहुंच रही है। इसी कड़ी में भगवान श्री राम की 51 इंच की मूर्ति जयपुर से अयोध्या आ गई है। 51 इंच की इस मूर्ति में भगवान का बाल स्वरूप झलक रहा है। इस मूर्ति को जयपुर के एक मूर्तिकार ने तैयार किया है। भगवान रामलला की 51 इंच ऊंची मूर्ति में भगवान राम और विष्णु का मिश्रण है। इस प्रतिमा में बाल सुलभता का स्पर्श है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसके लिए अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है।
अयोध्या में भगवान राम के मंदिर में अखंड दीपक जलाया जाएगा। अखंड दीपक बनकर तैयार हो गया है और राम नगरी पहुंच भी गया है। भगवान रामलला के सामने चांदी के अखंड दीप में दीपक जलाया जाएगा। शुद्ध गाय के घी में दीपक की अखंड लौ जलती रहेगी। भगवान रामलला को प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूरे देश से तमाम सामग्रियां समर्पित की जा रही हैं। महाराष्ट्र के धुलिया से भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में होने वाले धार्मिक अनुष्ठान के लिए पूजन सामग्री पहुंची है। पूजन सामग्री में भगवान रामलला के मंदिर में लगाए जाने वाले विजय ध्वज के साथ औषधि, लकड़ियां, हवन सामग्री और पूजा सामग्री शामिल है। महाराष्ट्र वीएचपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से पूजन सामग्री भेजी गई है। प्राण प्रतिष्ठा में होने वाले धार्मिक अनुष्ठान में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा में शिव की नगरी काशी मुख्य भूमिका निभा रही है। काशी के पुजारी सामग्रियों के साथ अब पीतल से बना अभिषेक कलश अयोध्या भेज रहे हैं। इसी अभिषेक कलश से प्राण प्रतिष्ठा के दौरान स्नान करवाया जाएगा। पूजन कराने वाले ब्राह्मणों के लिए कमंडल भी तैयार किए गए हैं। कलश में 108 छिद्र किए गए हैं, जिसमें जौ डालकर रामलला को स्नान कराया जाएगा। इस कलश के साथ पीतल से बने 125 कमंडल भी तैयार किए गए हैं। श्री राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से इसका ऑर्डर दिया गया है। और ये पात्र जो देख रहे हैं, ये अयोध्या जाएगा प्रभु राम जी के सेवा में। वहाँ पे ब्राह्मणों को ये दिया जाएगा, इसी से पाठ होगा। और ये घड़ा ये बना हुआ है अभिषेक के लिए। ये अभिषेक ठाकुर जी का अभिषेक होगा, प्रभु रामलला जी का। और ये घड़ा अयोध्या जाएगा। हमारे गुरु जी की आज्ञा से ये सब बन रहा है। उन्होंने ही ये ऑर्डर हमें दिया है। मैं ये कम 10 दिन से इस सेवा में लगा हूँ बर्तन बनाने के लिए। इससे मेरी पुश्तैनी है ये काम। लेकिन इससे भगवान का जो ऑर्डर आया है मंदिर के लिए, बहुत लगन से और मेहनत से हम लोग अच्छी तरह से बना रहे हैं, ताकि कोई भी इसमें कोई दिक्कत न हो। मेरठ के चित्रकार ने ऐसा अनोखा प्रदर्शन किया है कि लोग देखते रह गए। इस चित्रकार ने ओम के आकार में राम की पूरी जीवन यात्रा को दर्शाया है। राम के तपोवन जाने से लेकर रावण वध तक हर प्रसंग चित्रों के माध्यम से ओम में दर्शाया गया है। एक अद्भुत मुझे अनुभव लगता है। और दूसरी बात ये, मन की बात कहने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी, योगी जी और राष्ट्रपति जी, ये प्रेरित करते हैं सबको इस तरह की धार्मिकता के लिए। हमारा जो भारत है कि गौरवमयी बने, युवा पीढ़ी गौरवमयी बने, हमारे सब पर जो है इनकी दया दृष्टि है। ओम के माध्यम से खींचा रामायण के अलौकिक चित्र में स्वर्ण हिरण का आना, सीता हरण, जटायु मरण, सुग्रीव वार्तालाप, लंका दहन, रावण कुंभकर्ण, मेघनाथ का वध सभी दर्शाया गया है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और जयपुर से बड़ी खबर की तरफ रुख करते हुए बताते चले कि जलदाय विभाग में एक और भ्रष्टाचार, महाभ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। राजस्थान जल जीवन मिशन योजना के भुगतान में भारी अनियमितताएं सामने निकल कर आई हैं। जेजेएम यानी कि जल जीवन मिशन के भुगतान में एनजेजेएम की गाइडलाइन की पूरी अनदेखी की गई। यानी नेशनल जल जीवन मिशन की जो गाइडलाइन जारी की गई थी, वो जल जीवन मिशन, राजस्थान के जल जीवन मिशन में उन सब की पूरी अनदेखा, उसको साइडलाइन करते हुए महाभ्रष्टाचार के खेल को धड़ल्ले से खेला गया है। पीएचईडी अधिकारियों ने हजारों करोड़ रुपए का नियम विरुद्ध भुगतान किया और बिना थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन के यह भुगतान किया गया है। इस भुगतान को राइट्स ने बताया है अवैध। केंद्र सरकार की राइट्स ने थमाया है पीएचईडी मुख्यालय को नोटिस। केंद्र सरकार की राइट्स ने जेजेएम में भुगतान की मांगी है विस्तृत रिपोर्ट। राकेश इस खबर पर हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। राकेश, बड़ी खबर है, जलदाय विभाग में एक और महाभ्रष्टाचार का खुलासा। हर घर नल से जल योजना के तहत आम आदमी को पानी उपलब्ध करवाने के लिए बहुत बड़ा फंड जो है राजस्थान में दिया है, लेकिन राइट्स ने जो लेटर लिखा है पीएचडी मुख्यालय को, इससे गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं कि जल जीवन मिशन योजना के कार्यों में कामकाज के नाम पर पूरी तरीके से लिपापोती की जा रही है। राइट्स ने जो लेटर लिखा है उसमें बहुत बड़े पैमाने पर अनियमितताएं और वित्तीय अनियमितताएं बताई हैं। खासतौर पर चाहे वो निर्माण कार्य है, अगर किसी भी टंकी का या धरातल पर निर्माण किया जा रहा है तो ना तो उसका जो ग्रेजुएशन टेस्ट है उसको लिया जा रहा है।
और इसके साथ ही उसकी जो सीमेंट क्या लगाई जा रही है उसमें उसकी जानकारी थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन के बिना पूरी की जा रही है। जो पाइप लगाए जा रहे हैं, जिन फैक्ट्रियों में पाइप का निर्माण किया जा रहा है, जो केंद्रीय जो एनजेजे बहुत बहुत शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी देने के लिए। और इन्हीं के साथ ही इन खबरों में यानी कि इस बुलेटिन में इतना ही। और खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।